हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों, इस टॉपिक से जो सबसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है आज हम उनको पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो ये हमारी श्रृंखला चली आ रही थी, जो करीब महीने भर से लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही थी फिजिक्स की, आज वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी नहीं, बट अब चलेगा आपका डाउट क्लास, जिसमें आप जो आपके क्वेश्चन जो आपको डाउट होंगे उसको आप एक नंबर में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। उस नंबर पर, या आप अगर जानते होंगे तो मेरे नंबर पर उसको मैसेज कर दीजिएगा। जब उसमें 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो के माध्यम से उन सभी सारे क्वेश्चनों को करवा दिया करूंगा। और हर एक हफ्ते में करीब 3 बार, यानी हर 2-2 दिन के अंतराल पर आपको मैथ्स की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए जो है हम लोग का टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो उसको आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लेजर लाइट इज कंसीडर्ड टू बी कोहेरेंट सोर्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ। लेजर किरण पुंज को कला संबद्ध माना जाता है क्योंकि। सुनो, पहले लेजर लाइट आप लोग बहुत जानते होंगे, बचपन में मेले में या किसी भी दुकान पर जाकर लेजर लाइट खरीदने के लिए हम लोग बहुत परेशान रहते थे। आप भी अगर उस बचपन को जिए हैं तो खरीदे ही होंगे। उसमें क्या होता था, लेजर लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो ज्यादा फैलती नहीं है। उसकी जो बीम होती है वो रेड, एक तो रेड कलर की लाइट निकलती है, और आप जानते हो कि रेड कलर का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो लेजर लाइट को कला संबद्ध या आप कोहेरेंट सोर्स क्या क्यों कह सकते, अरे कहते हैं क्यों? अच्छा, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? वे सोर्स या वे वेव्स जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज लगभग या तो बराबर रहे या तो उसमें सेम फेज डिफरेंस हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो एकदम बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और फेज में या तो सेम फेज में होना चाहिए या फेज डिफरेंस हमेशा एक जैसा होगा। तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, कोहेरेंट सोर्स है या कला संबद्ध स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लेजर लाइट इज कंसीडर्ड टू बी कोहेरेंट सोर्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ एंड इन सेम फेज। यानी लेजर किरण पुंज को कला संबद्ध माना जाता है क्योंकि यह ऐसे तरंगों का समूह होता है जिनके तरंगदैर्घ्य और कलांतर सदैव एक समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इट कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ एग्जैक्टली same wavelength and phase difference। यह ऐसे तरंगों का समूह है जिनके तरंगदैर्घ्य व कला एकदम समान होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन है, द वेव यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस आर। कृत्रिम उपग्रह में
संचार के लिए किस तरंग का उपयोग होता है? तो कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए जो होता है वह है आपका माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। अच्छा, संचार के लिए जो कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम लोग वेव यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन बोलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज होना चाहिए 5.9 से 6.4 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, रेडियो वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। रेडियो तरंगे वातावरण के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो इसका जो आंसर है, गेस करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, आप लोग बोल रहे होंगे, भले मैं सुन नहीं पा रहा हूं, तो आप लोग कह रहे हैं सर आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल से। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन फ्रॉम अ टीवी टावर ऑफ हाइट स्मॉल h कैन बी रिसीव्ड इज प्रोपोर्शनल टू। किसी टीवी टावर से जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है, टीवी के प्रसारण की अधिकतम दूरी अनुक्रमानुपाती होगा ना। यानी टीवी टावर की हाइट स्मॉल h है और जो उसका प्रसारण रेंज होगा, ट्रांसमिशन एरिया होगा, वह किसके प्रोपोर्शनल? टावर के प्रसारण का रेंज होता है, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 2RH। D इक्वल टू 2RH। अब देखो 2 तो चेंज होने वाला नहीं है, R भी नहीं बदलेगा, यानी D प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट H के, या इसे हम लिख सकते हैं D प्रोपोर्शनल H की पावर 1/2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ लेजर बीम यूज फॉर कैरिंग आउट सर्जरी बिकॉज इट। एक लेजर पुंज का उपयोग सर्जरी के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है क्योंकि। अच्छा देखो, जो लेजर लाइट होता है ना, वो फैलता नहीं है, अन्य लाइटों की तरह यह फैलता नहीं है, बल्कि ये शार्पली फोकस हो जाता है, जहां फोकस कराना चाहे वहां फोकस होता है। इसलिए लेजर बीम का उपयोग सर्जरी में किया जाता है। आप अक्सर सुने होंगे कि पथरी का इलाज लेजर बीम टेक्निक द्वारा ना, तो क्या होता है, उस लेजर बीम का उपयोग किया जाता है ताकि बॉडी के जिस हिस्से में हमें फोकस कराना है वो उसी में फोकस हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट, तक तो लिखा ही है, मैं लिख दूं कैन बी शार्पली फोकस्ड। ठीक है भाई, मतलब यह बहुत तीव्रता से फोकस किया जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर उपस्थित होता है तो किसमें? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या आयनोस्फियर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल के आयन मंडल। तो जो ओजोन लेयर होता है वो किसमें होता है? वो होता है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और भी सीख लीजिए
कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं वह वायुमंडल के किस भाग में उड़ते हैं, तो वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ना, क्योंकि ये जो परत है यानी ये जो मंडल है, ये इस मंडल में ताप लगभग समान रहता है, टेम्परेचर एक जैसा ही बना रहता है, इसलिए जहाज वगैरह जो उड़ रहे हैं, एरोप्लेन वगैरह, उसमें आग लगने की खतरा इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन लेयर ब्लॉक द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो पहले ये बताइए कि ओजोन लेयर किस तरह की तरंग को रोकता है? ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो किस तरह के प्रकाश को रोकता है? तो आपका आंसर होगा सर यूवी रेज को, सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज को ये रोकता है, यानी परावैंगनी किरणों को रोकता है। और मैंने रे ऑप्टिक्स में आपको ये बताया था कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी कम होती है, और विजिबल लाइट का जो है वो लगभग 3.7 इंटू 10⁻7 मीटर के आसपास होती है, या इससे थोड़ा अधिक होगी या इससे थोड़ा कम होगी, 3.7 न करके 8 कर दो। ठीक है, इसके आसपास होता है। जब हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदलते हैं, सॉरी -7, जब इसे हम एंगस्ट्रॉम में बदलते हैं तो ये लगभग 3800 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ इससे कम रहेगा, जिस भी विकिरण का वेवलेंथ इससे कम रहेगा जो कि विजिबल है, उसके विकिरण को, उसके रेडिएशन को ओजोन लेयर क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक है, किसको करता है? यूवी रेस को। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? जब भी होगी तो भाई इससे तो कम ही होगी ना। ये जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का ये लीस्ट नंबर है, मतलब इससे अधिक ही होता है, इससे कम नहीं होता। तो अगर ये उससे कम है तो ये यूवी में चला जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडेम इज अ डिवाइस विच परफॉर्म। मॉडेम एक डिवाइस है जो व्यवहार करता है। तो मॉडेम के नाम में ही उसका आंसर है। देखो, मॉडेम में दो चीजें हैं, MO और DEM। ये होता है मॉड्यूलेशन, और ये होता है डीमॉड्यूलेशन। मतलब मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन का भी काम कर सकता है और डीमॉड्यूलेशन का भी। ठीक है, यानी मॉड्यूलन का भी काम करता है और वी मॉड्यूलन का भी काम कर सकता है। कौन? मॉडेम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फीयर। आयन मंडल का अपवर्तनांक होता है। देखो भैया, आयन मंडल जो होता है वो वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग होता है और वहां का घनत्व तो सबसे कम होता है। अगर नीचे में वायुमंडल में तो वायु ही होगा, और हम ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो लेयर होगा उसका सबसे कम होता है, वहां पर घनत्व तो डेंसिटी सबसे कम होता है, और वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है। तो अगर वहां पर एयर की भी डेंसिटी बहुत कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा लेस देन 1, यानी 1 से कम। ठीक है, 1 से कम। अगर वो नॉर्मल रहता, जहां पर वायु की मात्रा जो डेंसिटी है वो एक जैसी रहती है, तो 1 रहता, लेकिन ये सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट है और यहाँ डेंसिटी सबसे कम होती है, इसलिए 1 से कम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, अ टीवी टावर ऑफ हाइट ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड। आर की वैल्यू दे रखा है 8 × 10⁻6 मीटर, जबकि इतना होता नहीं है, पर अब चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है तो यही हम लोग रख के करेंगे। एक टीवी टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, इसके प्रसारण की अधिकतम दूरी होगी, आर की वैल्यू दे रखा है इतना। तो फॉर्मूला आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, D = √2RH। वैल्यू पुट कर दीजिए,
ये h पहले लिख दिया हूं, r बाद में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये तीनों का मल्टीप्लाई होकर 1600 हो जाएगा। और 10 की घात 6, 1600 यानी 40, 10 की घात 3, या हम कह सकते हैं 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर, क्योंकि ये जो आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, और हम अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात 3 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतना मिलकर 1 किलोमीटर और ये 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? हरित गृह प्रभाव का कारण है। आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड रेस यानी अवरक्त प्रकाश, अवरक्त किरणें, यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें, एक्स रेस, एक्स किरणें, और रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। तो इनमें से जो सही होगा आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। ये आज का होमवर्क है। और दोस्तों इस तरह से हमारा जो सेकेंड टॉपिक होता है, सॉरी कह सकते हैं कि सेकेंड बुक होता है हम लोग के 12 सिलेबस का, ठीक है, सेकेंड पार्ट होता है, वो पूरी तरीके से आज समाप्त हो गया है। अब आपकी डाउट क्लास चलेगी, और जो फर्स्ट में जो छूट गया है, 1-2 टॉपिक छूटा हुआ है, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इस सिस्टम का दूसरा पार्ट नहीं हुआ है, या ऐसे जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, अब उनको वापस से शुरू किया जाएगा। और बीच में हफ्ते में 3 दिन आपको मैथ्स की भी वीडियो दी जाएगी। और अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक वाइक कर देना भाई, और दोस्तों में शेयर करना, और चैनल से तो जुड़े रहो भाई, जब तक एग्जाम आराम से हो जा रहा है उसके बाद भी जुड़े रहना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।